हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लॉ करने के बाद लॉयर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या अंतर है इन टर्म्स में, आज इन्हीं सब के बारे में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर्स के बारे में। अगर आपने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है, यानी कि LLB कंप्लीट कर ली है, चाहे वो LLB 3 साल की हो, चाहे वो LLB 5 साल की हो, अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप लॉयर है। इसका मतलब ये है कि जब आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप कोई केस नहीं लड़ सकते, लॉयर्स केस नहीं लड़ सकते। अब बात करते हैं बैरिस्टर के बारे में। अगर आपने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की है तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। यही अंतर है लॉयर और बैरिस्टर में, यानी कि अगर आप अपनी लॉ की डिग्री लेते हैं इंग्लैंड से तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर, और अगर आप अपनी लॉ की डिग्री लेते हैं इंडिया से तो आप बन जाते हैं लॉयर। और लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। आप जानते हैं एडवोकेट्स कौन होते हैं? जब कोई लॉयर बार एसोसिएशन में अपना नाम एनरोल करा लेता है तो वो बन जाता है एडवोकेट। इसके लिए उसको पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है, तब उसका नाम एनरोल हो जाता है और फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है, तब जाके वो प्रमोट होकर एडवोकेट बन जाता है। और एडवोकेट बनने के बाद वो अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट भी कर सकता है और अपने क्लाइंट के केस भी लड़ सकता है। तो एडवोकेट्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपकी जो लॉ डिग्री है वो बार काउंसिल में एनरोल होनी चाहिए और आपको कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऑथराइज होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट के बारे में। सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन होता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ये उन एडवोकेट्स को दिया जाता है जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज का भंडार हो, या फिर और जिनकी एज 45 ईयर्स कम से कम हो, जिनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो और बहुत सारे केसेस में कोर्ट में अपीयर हो चुके हों। एक बार जो सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो उसका गाउन, उसका कोट सब डिफरेंट हो जाता है, उसकी फीस भी बढ़ जाती है। तो सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन होता है वो पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि AOR। AOR ही वो एडवोकेट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकता है, कोई भी पिटीशन हो, कोई भी एफिडेविट हो, या फिर पार्टी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन लगानी हो, ये सारे काम सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है। हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं कर सकता है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर है, सिर्फ वही वहां पर केस फाइल कर सकता है। केस ड्राफ्टिंग का काम और आर्ग्यूमेंट करने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन केस फाइल सिर्फ वहां पर AOR ही कर सकता है, क्योंकि AOR को सुप्रीम कोर्ट के सारे रूल्स पता होते हैं और वो अच्छे से जानता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है। AOR में रजिस्टर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के AOR का एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 5 साल का एक्सपीरियंस, जिसको कि 4+1 में बांटा गया है, यानी कि जिसको 4 साल की प्रैक्टिस हो और 1 साल जिसने सुप्रीम कोर्ट के AOR के अंडर ट्रेनिंग ली हो, वही उसके लिए एलिजिबल है। और जिसके अंडर ट्रेनिंग ली जाएगी उसको भी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जानते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। हर स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। इनका काम होता है कि जब भी स्टेट को किसी भी मैटर पर कोर्ट में रिप्रेजेंट होना होता है तो वो एडवोकेट जनरल करते हैं। स्टेट के जितने भी केसेस होते हैं उनको एडवोकेट जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट को किसी भी लीगल मैटर पर कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो भी एडवोकेट जनरल ही देते हैं, यानी कि ये स्टेट के लीगल एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। जिस तरीके से स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल काम करते हैं, उसी तरीके से सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल काम करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे कोर्ट में रिप्रेजेंट होना होता है तो वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे केसेस को अटॉर्नी जनरल ही हैंडल करते हैं। इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सेंटर को किसी भी मैटर पर कोई भी लीगल एडवाइस देनी होती है तो वो भी अटॉर्नी जनरल ही देते हैं।
नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल, इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। जितने भी काम अटॉर्नी जनरल करते हैं ये उन सभी कामों में उनको असिस्ट करते हैं। अब बात आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर की। ये दोनों ही स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें जब लिखा जाता है तो क्रिमिनल का नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है, यानी कि जो क्रिमिनल ने किया है, जो भी गलत किया है, चाहे वो किसी एक व्यक्ति के साथ किया है, लेकिन उसको पूरी सोसाइटी के खिलाफ माना जाता है। उसको ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने जो भी क्राइम किया है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। और जब केस को लिखा जाता है तो वहां पर क्रिमिनल का नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। और जब स्टेट की तरफ से कोई एडवोकेट, यहाँ पर इंडिया को स्टेट कहा गया है, तो जब स्टेट की तरफ से कोई एडवोकेट क्रिमिनल के अगेंस्ट केस लड़ता है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अगर क्रिमिनल केस लड़ता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर सिविल केस लड़ता है तो गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो ये थी लॉयर्स के कैटेगरी की अलग अलग टर्म्स जिनका डिफरेंस हमने जाना और जिनके बारे में समझा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।